हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ के लिए तीसरे मॉडल पेपर की, जो कि पार्ट बी के सिलेबस पर आधारित है। और इस आज के मॉडल पेपर में हमने कवर किया है अध्याय 5 और स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और इंदिरा रसोई योजना। दो योजनाएं ली है, एक नगर पालिका अधिनियम का एक चैप्टर लिया है। अगर आप इस टेस्ट का ऑनलाइन लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं और हमारे ईओआरओ के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। दोनों ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी वीडियो के। तो वहाँ जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। दोनों ही जगह आपको टेस्ट मिल जाएगा। ऐप में टेस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, वहाँ सीधा आप चले जाएंगे टेस्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक बने रहेगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अध्याय में नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अध्याय में मिलता है आपको पता ही है। कौन से अध्याय में मिलता है? तो ये अपने मिलते हैं अध्याय नंबर 5 में, जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। उसी अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है? नगरपालिका की वित्त और निधि से संबंधित उल्लेख है, वो किया गया है। क्या क्या व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि आपको कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको पहचान करना। अगर असत्य कथन का आपके यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट यही समझना है कि हमें सही कथन चुनना है। पहला है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है, दूसरा कथन है यहां पर कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश और उन पर कार्रवाई को राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी। तो ये राज्य सरकार के समक्ष नहीं रखी जाएगी। किसके समक्ष? राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? राज्य विधानमंडल आएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो आपसे एक सही कथन पूछा है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, केवल एक है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में संबंध में राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्न में से क्या सुझाव दिए जाएंगे? राज्य वित्त आयोग क्या क्या सुझाव दे सकता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अधिनियम की कौन सी धारा में राज्य वित्त आयोग है। तो अधिनियम की धारा 76 में किसका उल्लेख है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की 76वीं धारा में। तो क्या सुझाव दे सकता है ये? राज्य की संचित निधि में से नगरपालिका को सहायता अनुदान देना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों आदि का राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच आवंटन। तो ये कथन भी सही है, दोनों ही कथन सही है। तीसरे में आपके क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कथन 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का उल्लेख है? क्रियान्वयन का उल्लेख किसमें है ये आपको बताना। तो अभी अपन ने बात की धारा 76 में, तो क्या है? राज्य वित्त आयोग है। क्या है? राज्य वित्त आयोग है। और 77 में है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। क्या है? सिफारिशों का क्रियान्वयन, जो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
78 में है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता का उल्लेख। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता का उल्लेख है 78 में। 75 की अगर बात करें तो वो अपने रह जाती हैं अध्याय, पिछले अध्याय की है, तो वो अपने अभी नहीं देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको देखना है। तो देखिए, राज्य सरकार समय समय पर नगरपालिका को अनुदान देगी, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार क्या करेगी? समय समय पर नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता देगी। दूसरा है कि राज्य सरकार दिए गए अनुदान के उपयोग के बारे में निर्देश प्रदान कर सकेगी, बिल्कुल। सहायता दी है तो निर्देश भी दे सकते हैं। अगला है कि लेकिन राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता के लिए योजना नहीं बना सकती। तो राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता के लिए योजना बना सकती है। क्या है? योजना बना सकती। सी ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नहीं बना सकती, तो योजना बना सकती राज्य सरकार। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नगरपालिका द्वारा वसूल किया गया या वसूल करने योग्य धन या प्राप्त धन किसमें जमा किया जाएगा? तो जो नगरपालिका है उसके द्वारा वसूल किया गया या वसूल करने योग्य जितना भी जो भी धन है या जो धन प्राप्त हुआ है, वो समस्त धन है वो नगरपालिका निधि में जमा होता है। और इसका उल्लेख है धारा 79 में। धारा 79 में किसका उल्लेख है? नगरपालिका निधि का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नगरपालिका निधि का। मैं लिख देता हूं, नगरपालिका निधि का उल्लेख है 79 में। ठीक है। इसी प्रकार 80 में है नगरपालिका निधि का उपयोग कहां पर किया जाएगा, उसके संबंध में आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार कथन वाला है तो सही कथन चुनना। देखो, राज्य सरकार नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय के लेखा शीर्षक संबंधी निर्देश दे सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकार नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय के लेखा शीर्षक संबंधी निर्देश दे सकती है। प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाता है। तो ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके? कथन 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है, फिर से सही का पूछा जा रहा है। नगरपालिका निधि का उपयोग, तो देखो ये धारा 80 की बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। नगरपालिका निधि का जो उपयोग है वो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। नगरपालिका निधि में से किसी राशि का कोई भुगतान तब किया जाएगा जबकि ऐसे वह चालू बजट में शामिल नहीं हो। तो नगरपालिका निधि में ध्यान रखना, धारा 81 में लिखा हुआ है कि नगरपालिका निधि में से किसी राशि का कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह चालू बजट में शामिल नहीं हो। और इसमें लिखा है कि भुगतान तब भी किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा भुगतान। कथन 2 गलत है, कथन 1 ही सही है। कथन 2 किसके बारे में धारा उल्लेख कर रहा है? 81 के बारे में, जिसमें लिखा है कि कोई भी नगरपालिका निधि से किसी भी राशि का कोई भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह जो ऐसे व्यय हैं चालू बजट में शामिल नहीं हो। ध्यान रखना। 9th नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो असत्य कथन आपको देखना है। इसमें लिखा हुआ है कि धारा 83 में नगरपालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति का उल्लेख है। तो बिल्कुल सही है। नगरपालिका, किसी नगरपालिका की सीमा के बाहर व्यय जिला कलेक्टर वह है वो किसकी अनुमति से? जिला कलेक्टर के अनुमोदन से व्यय कर सकेगी।
तो जिला कलेक्टर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, राज्य सरकार होगा। यहाँ पर राज्य सरकार आएगा, जिला कलेक्टर नहीं आएगा। राज्य सरकार की अनुमति अनुमोदन से है वो वह कर सकते हैं। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल 2, असत्य केवल 2 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए धाराओं की बात अभी अपन ने बात की है। 76 में क्या है, वित्त आयोग है। 78 में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था 78 का। 78 में है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, और वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन है, ये किस में है, 77 में है। ये 77 की बात है जो कि 78 में दिखा रखा है, तो ये असुमेलित है। और 79 में क्या है, नगर पालिका निधि का उल्लेख है। और जो 80 नंबर धारा है, धारा 80 है, उसमें नगर पालिका निधि का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा उसका उल्लेख है। तो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो गया। नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित युग्म को पहचानना है। फिर से धाराओं के संबंध में है। तो धारा 82 की बात करें तो लोकहित में तत्काल अपेक्षित जो कार्य होते हैं नगर पालिका नीति में अस्थायी समुदाय से संबंधित हैं। अगर लोकहित में कोई कार्य किया जा रहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जो है राज्य सरकार भुगतान करने के लिए कह सकती है अगर कोई काम लोकहित में किया जा रहा है। तो धारा 82 तो सही है। 84 की बात करें तो विशेष प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। 85 में है लेखाओं का प्रचालन, ये भी सही है। और 86 में है नगर पालिकाओं का बजट प्राकलन तैयार करना, तो ये बिल्कुल गलत है। नगर पालिकाओं का बजट प्राकलन तैयार करना धारा 87 में है। किसमें है, 87 में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 86 में है अधिशेष धन का विनिधान या निवेश, अधिशेष धन के बारे में 86 में। अगला प्रश्न है किसी लेखा शीर्ष के अधिशेष धन को यदि किसी अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित नहीं किया गया तो ऐसे धन का विनियोजन कहाँ किया जा सकता है। देखो अंतरित नहीं किया गया है तो ये किसमें उल्लेखित, किसमें है, धारा 86 में उल्लेखित है। ठीक है। और इसमें अगर ऐसे धन का विनियोजन अंतरित नहीं हो पाता तो उसको कहाँ लगाया जाएगा, तो उसको सरकारी प्रतिभूतियों में लगा सकते हैं, लघु बचत योजनाओं में लगा सकते हैं, अनुसूचित बैंकों में लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह लगा सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पहचान कीजिए। तो बजट प्राकलन की बात अभी अपन ने की। कौन सी धारा है बजट प्राकलन के संबंध में, धारा 87 है। ठीक है। यहां पर लिखा है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस बजट में नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का अनुमान होता है। वास्तविक आय और व्यय का अनुमान होगा, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। तो ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा प्रस्ताव राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं किया जा सकता, कौन सा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है रिक्त पदों को भरना हो गया, नए वाहन खरीदना हो गया, प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना हो गया। ये सारे ही जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदित होने चाहिए, तभी वो बजट में शामिल किया जा सकता है। बिना अनुमोदन के शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी धारा 87 में ही उल्लेखित है, ध्यान रखना। कहां पर है, धारा 87। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नगर पालिका का बजट प्राकलन और स्थापन अनुसूची तैयार कौन करवाता है। कौन तैयार करवाता है भाई, तो ये तैयार करवाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है। अगला प्रश्न है नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट कब पारित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये 15 फरवरी से पहले पारित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 15 फरवरी से पहले पारित किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बजट के अनुमान में अगले वर्ष के दौरान, देखो सही कथन पहचानना है, पढ़ लेना प्रश्न।
बजट के अनुमान में अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि का उल्लेख नहीं होगा। ठीक है, सही कथन पहचानने ध्यान रखना। और बजट 31 जनवरी से पहले अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और वार्षिक तालिका और अन्य विवरण बजट के साथ संलग्न किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, आपको ध्यान में रखना है बजट। बजट में क्या ध्यान में रखना है कि बजट अनुमान में जो है, क्या कहते हैं इसको, उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि है, उसका उल्लेख नहीं होगा। तो उधार के रूप में जो धनराशि ली जाती है उसका उल्लेख बजट में होगा। ठीक है, फिर है, तो ये तो हो गया कथन गलत, सही कथन पूछा है। तो दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ये किस पे आधारित है, धारा 87 पर आधारित है। अगला है कि नगर पालिका द्वारा बजट है प्राक्कलन स्वीकार करने के पश्चात उसकी एक प्रति किसे प्रस्तुत की जाएगी। बजट का प्राक्कलन स्वीकार हो गया, उसके बाद में उसकी एक प्रति है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि नगर पालिका 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन है वो पारित करने में विफल रहती है तो कौन उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो 15 फरवरी तक अगर नगर पालिका बजट पारित नहीं करती है, बजट प्राक्कलन है वो पारित नहीं कर पाती है, तो वहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो इसको राज्य सरकार के सामने पेश कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नगर पालिका किसकी सिफारिश के बाद किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बजट अनुदान में परिवर्तन कर सकती है। किसकी, तो वित्तीय वर्ष में बजट की बात हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सिफारिश चलेगी यहां पर। तो यहां पर वित्त समिति की सिफारिश चलने वाली है। ठीक है, वित्त समिति अगर कोई सिफारिश करती है तो उसके द्वारा बजट अनुदान में परिवर्तन किया जा सकता है। नगर पालिका फिर कर सकती है वित्त समिति के सिफारिश के आधार पर। ठीक है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ये आपके सामने लिंक शो हो रहा है, फ्री टेस्ट यहीं पर मिल जाएगा आपको और ऐप पर भी मिल जाएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए। तो अब देखिए यहां पर अब बात करते हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका को बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। 21 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो किस धारा में, धारा 89 के तहत बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति नगर पालिका को प्रदान की गई, धारा 89 में। प्रश्न नंबर 22 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो प्रश्न एक साथ शो हो रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए। इसमें है कि कौन से परिवर्तन है वो नगर पालिका है वो बजट अनुदान में कर सकती हैं। तो किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुमान की रकम को बढ़ा सकती हैं या फिर घटा सकती हैं। विशेष व्यय के लिए अतिरिक्त बजट अनुमान प्रस्तावित कर सकती हैं। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में राशि हस्तांतरित कर सकती हैं। तो ये सारे ही काम नगर पालिका कर सकती हैं। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा या उपधारा में नगरीय गरीबों हेतु आधारभूत सेवा निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्र में गरीबों के हेतु आधारभूत सेवा निधि के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो धारा 89A में किया गया है। किसमें, धारा 89A में किया गया है, ध्यान रखना। फिर है कि नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगर पालिका के वार्षिक बजट का कम से कम कितना प्रतिशत आरक्षित होगा इनके लिए। वार्षिक बजट जो नगर पालिका तैयार करेगी उसका कितना प्रतिशत न्यूनतम है वो नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित होगा। तो न्यूनतम 25% है वो आरक्षित किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, उसके पहले चरण की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट चरण की बात कर रहे हैं। तो पहले चरण की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को इसके पहले चरण की शुरुआत हुई। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, योजनाओं से संबंधित प्रश्न तो मैंने शामिल किए हैं, लेकिन जो इसकी अपडेटेड जो डिटेल्स होगी वो ऐप में डाली जाएगी। अभी तक योजनाएं मैंने अपलोड नहीं करवाई है ऐप में, इसीलिए नहीं करवाई है ताकि परीक्षा से कुछ पहले ऐसे समय में करवाई जाए कि उसके बाद उसमें चेंज होना कम चांस हो, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐप में इसके नोट्स मिलेंगे ना, तो वो आपको अपडेटेड मिलेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये कथन देखिए, सही कथनों पर विचार करना है। पीएम मोदी द्वारा 68वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम को सरकार का उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम घोषित किया। बिल्कुल ठीक बात है। जन सहभागिता और नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2019 तक संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। ये भी सही बात है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसवीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रथम चरण का शुरू करने का उद्देश्य क्या था? प्रथम चरण जब इसका प्रारंभ किया गया था, उस समय इसका उद्देश्य क्या था मिशन का? तो उस समय की अगर बात करें तो उस समय शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और नगर पालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख घटकों में शामिल कौन कौन है? तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो इसमें जागरूकता कार्यक्रम है, स्वच्छता सर्वे है, क्षमता संवर्धन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु निकाय द्वारा शौचालय विहीन घरों का सर्वे कर लाभार्थियों को अनुदान दिया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो देखिए, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? 4,000 रुपए। कितनी भागीदारी है? 4,000 रुपए भागीदारी है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें? स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनवाए जा रहे हैं उसमें राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 4,000 की ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। टोटल अनुदान पूछे तो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और नगरीय निकाय भी है। 3 लोग मिलकर 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 करते हैं, तब जाकर ये कितने होते हैं? 12,000 होते हैं। तो 4,000 तो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 4,000 है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 4,000 ही है वो नगरीय निकाय देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 12,000 इस प्रकार है। अगला है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रति सीट कितना अनुदान दिया जा रहा है? प्रति सीट का अगर आपसे पूछे तो कितना अनुदान दिया जा रहा है ये आपको बताना है। तो प्रति सीट यहाँ पर 52,267 रुपए अनुदान दिया जा रहा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के ठोस कचरा प्रबंधन हेतु प्रति व्यक्ति कितना अनुदान दिया जा रहा है? ठोस कचरा के लिए प्रति व्यक्ति कितना अनुदान है? तो 560 रुपए है। कितना है? 560 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य में ठोस कचरे के निष्पादन से इसका उत्पादन किसका किया जा रहा है? तो ठोस कचरे से खाद बनाई जा रही है, RDF बनाई जा रही है, बायोगैस बनाई जा रही है, ये सारी चीजें बनाई जा रही है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको अगले प्रश्न में असत्य कथन चूज करना है। तो स्वच्छता सर्वे 2021 में राजस्थान ने देश में 12वीं रैंक प्राप्त की है। स्वच्छता सर्वे में
राजस्थान ने 2021 में कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो 2021 में राजस्थान ने 12वीं रैंक प्राप्त की है। असत्य कथन पहचानना है ना, तो ये तो सत्य है, बिल्कुल ठीक है। डूंगरपुर नगर परिषद को केवल साफ सुथरा श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। तो डूंगरपुर जो नगर परिषद है इसको साफ सुथरा शहर और कचरा मुक्त शहर दोनों ही श्रेणियों में पुरस्कार किया गया। एक है कचरा मुक्त शहर। इन दो श्रेणियों में इनको डूंगरपुर नगर परिषद को पुरस्कृत किया गया। तो यहां पर आ गया केवल साफ सुथरा, तो ये गलत है। तो केवल दो है कथन है, दूसरा कथन असत्य है, बाकी पहला सत्य है। अगला प्रश्न देखो, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। बजट 2021-22 में घोषित SBMU 2.0 इसके पहले चरण की निरंतरता है। बिल्कुल पहले चरण को आगे बढ़ाया गया 21-22 में। इसे कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो ये भी सही है। लॉन्च कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना, आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर। आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किस समय अवधि के लिए लॉन्च किया गया? तो ये वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए लॉन्च किया गया 2.0, 21 से 26 तक, ध्यान रहेगा। और इसमें है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये सभी कैटेगरियों का मतलब है, ODF का क्या मतलब है, ODF प्लस का क्या मतलब है, और ODF प्लस डबल प्लस का क्या मतलब है। तो ये सभी सुमेलित है, आप इनको एक बार देख लेना कि इनका मतलब क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी क्षेत्र में कोई भूखा न सोए के संकल्प से कौन सी योजना संचालित कर रखी है? तो ये योजना है इंदिरा रसोई योजना। कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। पहले अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता था, अब इंदिरा रसोई योजना कर दिया इसको। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2022 से इंदिरा रसोई में जो प्रति थाली अनुदान है वो कितना कर दिया है? 17 रुपए कर दिया गया है। और प्रति थाली की प्राइस क्या है? तो 8 रुपए है। भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जाता है 8 रुपए में, शहरी क्षेत्र में, है ना। 39वां प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना सही कथन पहचानना है ना। शुरुआत है 1 मई 2021 से की गई और इस योजना के तहत शहरी गरीब लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। देखो दूसरा कथन तो आपको साफ साफ नजर आ ही रहा है, क्या कि ये इसमें जो है वो 5 रुपए में भोजन नहीं दिया जाता है। कितने रुपए में दिया जाता है? 8 रुपए में भोजन दिया जाता है। और इसको शुरू कब किया गया? 20 अगस्त 2020 को किया गया। 20 अगस्त 2020 को इसको शुरू किया गया था और 8 रुपए में इसको भोजन दिया जाता है। तो दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो सही पूछा है तो सही दोनों ही नहीं है। और आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो स्वायत्त शासन विभाग। और इस योजना में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और क्या दिया जाता है? अचार दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो साथियों ये था आज का टेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले लाइव टेस्ट दिया, अपनी परफॉर्मेंस चेक की, फिर यहाँ पर आप सॉल्यूशन वीडियो देखने आए। देखो इसमें ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बता पाया क्योंकि समय की सीमा थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, तो इस कारण ज़्यादा विस्तार नहीं बता पाया इनका, लेकिन जितना हो पाया है मैंने करवाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यानी कि क्लास आपको टेस्ट पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपना कर्तव्य समझें और इसे अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।